गांव में बहुत सी घटनाएं हो रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा हो गया था। सिर्फ कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने और झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। गली के एक मोड़ पर बनी छोटी सी चाय की दुकान कंपाती लालटेन की पीली रोशनी में जगमगा रही थी। लकड़ी की बेंच पर 3 आदमी बैठे हुए थे। शिवा, तूने कभी उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात में रुक कर देखा है? लोग कहते हैं कि वहाँ सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है। कहते हैं वो औरत असल में उसी हवेली वाली है जिसकी बरसों पहले मौत हो गई थी। सुनने में आया है उसकी लाश कभी ढंग से दफन नहीं हुई और उसकी आत्मा भटकती रहती है। हाँ रे, एक बार मेरा चचेरा भाई उधर से देर रात गुजरा था। बोला कि जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, लेकिन पैरों के पास ठंडी हवा का झोंका आया था। उसके बाद कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। लोग बातें बनाते हैं रामलाल, लेकिन गांव के ही रघुवीर को याद है ना? वही जो शराब पीकर उस हवेली में घुस गया था। सुबह लोगों ने उसे चौपाल के पास पाया। पूरा पागल हो गया था। अब तो 2 शब्द जोड़ने की भी हालत नहीं है उसकी। तो क्या तू मानता है कि भूत प्रेत सच में होते हैं? न मानूं तो क्या, आधी रात को गांव के बाहर वाले कुएं पर मत जाना। पता नहीं कौन सी परछाइयां खड़ी रहती हैं वहां। कई लोगों ने देखा है औरत के रोने और बच्चे के हंसने की आवाजें एक साथ आती हैं। चाय की भाप और धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत लगातार गहराती जा रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों सहम कर इधर उधर देखने लगे। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ उनका चौथा दोस्त आ पहुंचा। उसका चेहरा बिल्कुल थका और मुरझाया हुआ था, मानो किसी अनजान यात्रा से लौट रहा हो। वह पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। अरे तू आ गया, चल अब माहौल बनेगा। तू ही हमें कोई डरावनी कहानी सुना दे। तू तो हमेशा ऐसी कहानियां सुनाता है कि नींद उड़ जाती है। ठीक है, लेकिन ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी और उसने मुझे सब कुछ वैसे ही बताया था। सच में? क्या हुआ था उसके साथ? वो कहता है एक रात वो अकेला घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि कोई पीछे पीछे चल रहा है। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी आदत दोहराई, डरावनी कहानियां सुनाने की। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द माहौल को और बोझिल कर रहा था। उत्तर प्रदेश के घने जंगलों से घिरा एक गांव है। नाम है सोनपुर गांव। दिन के उजाले में तो ये गांव किसी साधारण बस्ती जैसा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, कच्ची गलियों में दौड़ते बच्चे। लेकिन रात होते ही सोनपुर गांव की पहचान बदल जाती है। गांव पर एक सन्नाटा छा जाता है, जैसे हवा का गंभीर रफ्तार रोक लेती हो। लोग खिड़कियां, दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस गांव की रातें किसी और दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। कहते हैं बरसों पहले इस गांव में ऐसी घटनाएं हुई थी जिसका जिक्र फुसफुसाकर किया जाता है। उस घटना के बाद से सोनपुर गांव की हवाओं में एक साया बस गया है। कुत्तों का एक साथ रो पड़ना, पुराने पीपल के पेड़ से अधिक भयानक आवाजें, सूखे कुएं से सुनी जाने वाली औरत की चीखें, ये किसी भ्रम का भाग नहीं, बल्कि इस गांव की सच्चाई है। रात का वक्त था, लगभग 12 बज रहे थे। गांव में हल्की हवाओं के साथ बारिश भी हो रही थी। यहाँ करण की बेटी की तबीयत खराब हो रही थी। कोनों में लालटेन जल रही थी। दोनों पति पत्नी बच्चे की तबीयत को लेकर परेशान थे। करण का मन तो था कि अपनी बेटी को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाए, लेकिन गांव वालों से उसने जो सुना था उसे सोचकर उसकी रूह कांप जाती थी कि कहीं उसके साथ भी कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। सुनिए जी, बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ कीजिए वरना देर हो जाएगी। हाँ, अब और रुकना ठीक नहीं। मैं बाबू को लेकर साइकिल से ही शहर के अस्पताल निकलता हूँ। अकेले? रात का वक्त है जी, रास्ता सुनसान है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मुझे भी है, पर बाबू की जान से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं उसे शहर जरूर ले जाऊंगा। हिम्मत रखना। तुम घर पर बाबू की माँ बनकर दुआ करना। मैं बाबू का बाप बनकर हिम्मत दिखाऊंगा। भरोसा रखना, मैं बाबू को ठीक करके ही वापस लाऊंगा।
उस रात एक पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक रास्ते पर निकल पड़ा था जहां हर कदम पर खतरा था। इस गहरे अंधेरे के बीच साइकिल चला रहे करण के मन में डर बढ़ता जा रहा था। इस डर का कारण था शहर की तरफ जाने वाला इकलौता रास्ता। वर्षा बहुत तेज हो चुकी थी। बूंदे करण के चेहरे पर पड़कर बार बार उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। बेटी की सांसें बाहरी हो रही थी, हर पल उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक काले अंधेरे और बारिश की आवाज के कोई नहीं था। ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव में इस रास्ते पर कोई परछाई चलती है, कोई अजीब सी परछाई साथ चलती है और अचानक गायब भी हो जाती है। सफर अभी बहुत लंबा था, इसलिए करण तेजी से साइकिल चला रहा था ताकि जल्दी से शहर पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा सके। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाने पर करण को एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। करण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी रात को उस रास्ते पर आखिर कोई क्यों बैठा है? बेटा जरा रुक जा, ये टोकरी भारी है, मेरे बूढ़े हाथ कांपते हैं, उठा नहीं पा रही। अम्मा, मेरा बाबू बीमार है, मुझे जल्दी शहर पहुंचना है, वरना उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। माफ करना अम्मा, अभी मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। अरे तू तो नेक लड़का लगता है, मेरी मदद कर दे बेटा, तेरे सिर पे दुआ रहेगी। ठीक है, आप अकेली हैं इतनी रात को। अच्छा बताइए कहाँ रखना है टोकरी, मैं उठा देता हूँ। करण टोकरी उठाने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या देखा? अभी तो यहीं खड़ी थी अम्मा, फिर अचानक कहाँ गई? नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बाबू की हालत और बिगड़ रही है, जल्दी शहर पहुँचना है। अचानक उसकी पुरानी जंग लगी साइकिल की चेन जमीन पर गिर गई। हे राम, ये क्या हो गया? अभी इस वक्त ही चेन गिरनी थी क्या? अगर मैं यहीं रुक गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, मुझे किसी तरह चेन चलानी ही होगी। करण घबराहट में चेन चढ़ाने वाला ही था कि उसकी रगों में खून जम गया। सामने एक औरत खड़ी थी और वो औरत हूबहू उसकी पत्नी जैसी लग रही थी। उस पल करण का मन भर भराकर टूट पड़ा। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी ना? इतनी रात गए? इस सुनसान रास्ते पर कैसे चली आई? मत पूछो, मैंने रास्ते में एक परछाई देखी थी, वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। मैं डरी हुई थी, इसलिए भागकर तुम्हारे पास आ गई। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबू को मुझे पकड़ाओ, मैं उसे संभाल लेती हूँ। तुम साइकिल ठीक करो। परछाई? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन अगर तुमने सच में देखा है तो मामला गंभीर है। अच्छा, तुम बाबू को थामो, मैं चेन लगाता हूँ। हाँ, जल्दी करो, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी ही है जो किसी तरह यहाँ तक पहुँच गई। वो कुछ बोलने या सोचने की हालत में नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। थकान, डर और बच्चे की बीमारी ने उसकी समझ को बंद कर दिया था। उसने बिना शक किए अपनी बीमार बेटी को उस औरत की बाहों में थमा दिया। करण जल्दी से साइकिल संभालकर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उसके मन में अजीब सा खटका हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और यह दृश्य ने उसकी रूह तक को झंझोर दिया। वहाँ उसकी पत्नी नहीं थी, सामने वही था जिसे गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते हुए आए थे।
छलावा उसका असली भयानक रूप सामने था और उसकी पकड़ में करण का छोटा सा बाबू था। मेरे बाबू को छोड़ दे, ये मेरा बच्चा है। तू इसे क्यों ले आई? ओ माँ, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए और उसकी दौड़ती हुई सांसें पागलपन की हद तक तेज हो गई। वो ठोकर खाता गिरता और फिर उठकर होकर भाग रहा। उसके मुंह पर सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबू को बचाना है। डर अब भी था, पर डर के पीछे छिपा पिता का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरा बाबू मुझे लौटा दे। नहीं, ऐसा मत कर। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, मत करना। उसे मुझे दे दे, उसे मुझे दे दे। करण बेतहाशा अंधेरे में अपने बच्चे को ढूंढ ही रहा था। उसके कदम कांप ही रहे थे, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहाँ एक टूटी फूटी पगडंडी के बीच वो ही चुड़ैल बैठी थी। उसकी गोद में वही बच्ची थी जिसे करण अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, मानो वो जानती हो कि करण का वो डर उसके कब्जे में है। नहीं, ऐसा मत कर। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मुझे दे दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? हे भगवान, मेरा बाबू मुझसे मत छीनो। वो तो मेरी सांसों की डोर है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ओ परछाई, तुझसे मैं डरता नहीं। वो मेरी रूह का टुकड़ा है, उसे लौटा दे। अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बाबू को छोड़ दे। मैं अपनी आंखों की रोशनी भी तुझ पर वार दूंगा। बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। छलावा ने अपनी लाल आंखें चमकाई। वो जैसे ही बाबू को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर जा पड़ी जिधर छलावा बाबू को गोद में लिए था। हेडलाइट की चमक और इंजन के गड़गड़ाहट ने माहौल बदलकर रख दिया। छलावा ने चीख मारी और कुछ ही पल में धुएं की तरह गायब हो गया। बाबू उसकी पकड़ से जमीन पर गिर पड़ा। करण ने दौड़कर अपनी बच्ची को उठा लिया, कांपते हुए हाथों से उसे सीने से चिपका लिया और फुट-फुट कर रोने लगा। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। आसमान से बरसती बूंदें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि राहत का आशीर्वाद बनकर बरस रही थी। अरे करण, तू यहाँ इस हालत में और तेरी आंखें लाल क्यों हैं? भाई, तू सही समय पर आया, वरना मेरा बाबू मुझसे हमेशा के लिए छिन जाता। किसने छीना था? कौन था यहाँ? वो कोई औरत नहीं थी, वो तो छलावा था। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रूप बनाकर मुझे धोखा दिया और मेरे बाबू को लेकर भाग गया। भाई, मैं मर ही गया था डर से। ये तो तेरी बाइक की आवाज थी जिसने उसे भगा दिया, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। छलावा? हे भगवान, मैं तो रास्ते में बस अंधेरे में कोई साया देख रहा था, तभी मैंने गाड़ी तेज कर दी। अच्छा हुआ जो मैं यही रुक गया। भाई, तूने आज मेरी जान नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचा ली। तेरी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। घबरा मत, अब मैं हूँ ना। देख, बाबू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। उस अंधेरी रात में करण की कहानी गांव में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने छाया और छलावा से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों न हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।